नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छोड़ो झुंझुनाओ बार बार। कि बेल्ट में से आंत एक तरफ निकली हुई थी, दूसरी आंतें एक साइड की दूसरी तरफ निकली हुई थी, और उन्होंने देखा कि साहब तो चले जाएंगे। उन्होंने साहब को कह दिया कि मैंने खोल दी आपकी बेल्ट, और ये कहकर वो बार बार मूर्छित हो रहे थे, सांस नहीं आ रही थी, दिक्कत हो रही थी। वो अपने साहब को वहां से उठाकर, अब जैसे ही वो वहां से उठे तो उनकी थोड़ी दूरी पर बंदूकें चल रही थी, तो वो जैसे उठाते तो गोलियां लग जाती उनको। तो वो लुढ़कते हुए 800 फीट नीचे, 800 मीटर नीचे उनको लेकर आए। गाड़ी कभी रुक रही थी, कभी चल रही थी, और अंत में उन्होंने देखा ना कि 8:15 बज गए और साहब की आखिरी सांसें। तब उनको छोड़कर वो वहां से निकले। ये लग रहा था कि ये जो वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, ये लड़कर नहीं है, अपनी चौकी छोड़कर आ गए और ये कहानी बना रहे हैं। विद्रोही हैं, और वो 120 जो थे वो भी भाग गए कहीं, और ये हमें कहानियां सुना रहे हैं। एक सैनिक के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता शमशेर जी, कि वो सफाई, उनको लग रहा था कि मेरी कहानी समझ रहे हैं लोग, ये नहीं समझ रहे कि मैं इसे जीकर आया हूं, मैं इसे लड़कर आया हूं। सब कोई उनको पागल बोल रहा था कि बड़ा सिनेरियो हुआ 3-4 महीने। अच्छा, 3-4 महीने लग गए? 3-4 महीने लगे इसमें। तुम जानते हो तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो सकता है, किसको परवाह थी? जो ऐसी लड़ाई लड़कर आया हो, वो बेखौफ सेना के जवान, उसको डर है क्या किसी चीज का, वो भी नौकरी का। वहां पहुंचे, स्टीन गन पे ऐसे जो बंदूकें थी उनके ऊपर जो जिन हाथों को ऐसे रखा था, उन उंगलियों को काट कर हटाया गया था बंदूकों को, इतनी फ्रीज हो गई थी। बंकर फूटे पड़े थे, चारों तरफ लाशें पड़ी थी। आखिरी जब उन्होंने ग्रेनेड फेंका तो उनका हाथ ऐसे का ऐसा रह गया था। जी ने यूं हाथ पकड़ लिया उनका, बोले पहले ये चेक करो स्टेटमेंट में कि मेरे साहब की मृत्यु जो है वो 8:30 बजे हुई है। क्या ये वही खून के छींटे हैं? क्या ये दस्ताने यहीं पड़े हैं? और ये सब जब उन्होंने देखा और चढ़ने लगा, दिल्ली वाले थे, सांस फूल रही थी। ऐसा दृश्य देखकर ब्रिगेडियर साहब की भी भीतर से, कहते ना, अंतरात्मा भर आई, उनकी आंख निकल के वहां जमीन पर गिर गई थी। 6-6 फीट की हाइट, और अंत में उन्होंने ऐसे जैसे चीनी सैनिकों को यूं सर से सर बजाकर मार डाला था, जैसे मिट्टी के खिलौने तोड़ दिए हो। जी आपके पास 5 मिनट का समय है। उस वीर ने क्या कहा, 5 मिनट में ना मेरी लड़ाई पूरी नहीं होती है, और ये कह के माइक वापस दे दिया। तो साथियों, स्वागत आप सभी का, और डॉक्टर मैडम आपका भी स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर शोभा यादव हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैम, बताएं कि जैसे अभी जो मांग चल रही है, वीर अहीर इस मूवी का नाम हो, 120 बहादुर जो आ रही है, रेजांगला के ऊपर बन रही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि किस प्रकार से हमारे क्षेत्र के लोगों ने जो है बलिदान दिया था, और उनके बलिदान को किस प्रकार से स्क्रीन पर रिप्रेजेंट किया जाए? मैंने रेजांगला को जितना पढ़ा और जाना, मेरा सौभाग्य है कि इसके बारे में मुझे बताने का आज यहाँ अवसर मिल रहा है। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं स्वयं रेजांगला के ऊपर। जय दादा किशन की बोल जिन्होंने प्रचंड पराक्रम दिखाया था, मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में उन वीर अहीरों ने अपने रक्त की हर बूंद से रेजांगला इतिहास रचाया था। अपनी संख्या से 13 गुना को मारकर, 120 थे, सामने 3000 खड़े थे, और लगभग 1300-1400 को मार गिराया था। अपनी संख्या से 13 गुना को मारकर उन मां के लाल, बाप के मान, बहन के वीर और सिंदूरी ताज ने भारत के गौरव को बढ़ाया था। और सारा पराक्रम की प्रकाष्ठा को देखिए कि अपनी आखिरी सांस की आखिरी सिसकियों में भी बस वंदे मातरम ही दोहराया था।
काफी जो है ना प्रेरित करने वाली घटना थी, और ये जो बलिदान था वो बहुत बड़ा बलिदान था, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी इसको थोड़ा कम ही जानती है। मैं चाहूंगा कि पहले हम ये कहानी जाने, आखिर ये क्या मतलब वाक्य था, और उसके बाद हम सवाल जवाब शुरू करें। तो एक बार रेजांगला के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। रेजांगला में हमारे क्षेत्र के और हमारे देश के जो दिस वॉज वन ऑफ द फियर्स बैटल ऑफ इंडियन आर्मी, सबसे भयंकर युद्ध तो बहुत होते हैं जो अलग अलग धर्म के, प्रांत के, जाति के लोग होते हैं, लेकिन रेजांगला जो है वो एक कहानी नहीं है, वो उन वीरों की गौरव गाथा है जिन्होंने अपने आखिरी सांस तक उसको लड़ा था। ना संख्या का बल था, बहुत कम संख्या में लोग थे, ना हथियारों का बल था, पुराने हथियार थे, ऐसे हथियार थे जो एक बार फायर करने के बाद दोबारा उसको मैन्युअली लोड करना पड़ता था। बहुत कम उनके पास, मात्र 2-3 हजार की संख्या में ग्रेनेड्स थे, ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, गर्म कपड़े नहीं थे। मेरे हरियाणा के उन वीरों ने भी रेजांगला के पहाड़ पहली बार देखे थे। वो टुकड़ी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी जम्मू से सीधा लद्दाख के लिए बुलाई गई थी। बहुत कम समय मिला था उनको तैयारी करने का, ऊपर चढ़ते समय उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। ना उनके पास गर्म कपड़े थे, ना जूते थे। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चलती हैं वहां पर, 18,500 फीट की ऊंचाई पर वो थे। खून जाम हो जाता है, सांसें जैसे ही बाहर निकलती है ऐसे लगता है जैसे बर्फ जम गई हो, हाथ पैर जाम हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में रहकर उन्होंने उस युद्ध को लड़ा था। सेना जीती थी, तत्कालीन सरकार हारी थी उस समय। जिस समय की बात आप कर रहे हैं, उस समय जो कुमाऊं रेजिमेंट वहां पर पहुंची, तो कुमाऊं रेजिमेंट के जो ये सभी सदस्य थे, जो भी सभी सैनिक थे, ये सारे लगभग रेवाड़ी महेंद्रगढ़ इलाके के थे। थोड़े बहुत इधर उधर से भी होंगे, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन आपको शायद पता हो। तो इन लोगों को तो अनुभव भी नहीं था सर्दी का, क्योंकि ये तो बिल्कुल मैदानी इलाके से थे। मैं गर्व से कहती हूँ कि रेजांगला ने ऐसे वीर नहीं देखे होंगे, ना देखेगा, क्योंकि उनके अंदर जिस माटी का जज्बा था, लगभग 60 के करीब हरियाणा से थे, 25 राजस्थान से थे, 20-22 के करीब यूपी से थे, 1-2 और इधर उधर से थे। मेजर शैतान सिंह भाटी जी जो राजस्थान से बिलोंग करते थे, क्या सीना था उनका, क्या शौर्य था उनका, क्या पराक्रम था उनका कि 4 दिन पहले उनको ये संदेश भेजा गया था कि आप चाहें तो वापस आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि दुश्मन को क्या अपनी भूमि ऐसे ही जाने दे। उन्होंने कहा हम डटकर यहीं सामना करेंगे और अपनी सांस तक लड़ेंगे। मतलब जब कुमाऊं रेजिमेंट को वहां पर बुला लिया गया और वो वहां स्थापित हो गए, उसके पश्चात ऐसा क्या हुआ था कि सारी घटना हुई? 1962 का चीन युद्ध चल रहा था, चीन भारत का। गर्मा गर्मी तो बहुत पहले से चल रही थी, नीफा से शुरुआत हुई थी इसकी। फिर ये सिचुएशन ऐसी बनी कि हर जगह से युद्ध चलते 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 ऐसी सीमा पर आ पहुंचा कि जब ये टुकड़ी वहां पर पहुंची तो ये क्या देखती है कि चीनी सैनिक आए जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तैयारी से थे। उनके पास आर्टिलरीज थी, उनके पास बंकर बस्टर्स थे, उनके पास ऐसी ऐसी बंदूकें थी जो एक बार में कई कई राउंड फायर करती थी। ऐसे कपड़े थे कि अपनी बंदूक को अगर उनके सीने में उतारो तो उनके कपड़े फाड़ने में टाइम लग रहा था उस बंदूक के तीर को जी। तो मल्ल युद्ध तक लड़ा गया था। कुछ जवान तो हमारे ऐसे थे जो एक ही परिवार में मामा है, जीजा है, साला है, यानी कि एक ही परिवार से हैं। 2 भाई ऐसे थे जिनको मैंने पढ़ा है, कैप्टन रामचंद्र यादव जी से मैंने सुना है कि 6-6 फीट की हाइट, और अंत में उन्होंने ऐसे जैसे चीनी सैनिकों को यूं सर से सर बजाकर मार डाला था जैसे मिट्टी के खिलौने तोड़ दिए हो। ऐसा मल्लयुद्ध देखकर उनके चीनी कमांडर ने ये लिखा था कि मैंने इनसे बहादुर सैनिक नहीं देखे। ये 120 बहादुर थे। वो जो बंदूक हम देखते हैं ना नीचे लगाई हुई और ऊपर टोपी, हाँ। वो सम्मान चीनियों द्वारा भारतीय उस वीर जवानों को दिया गया था जो रेजांगला में लड़े। तो ये जो जैसे उस समय फाइट हुई थी, उस समय आपने अभी बताया बातों बातों में कि जो भाटी जी हैं, कैप्टन थे शायद वो ना, मेजर भाटी जी को भी सूचना मिल गई थी हेडक्वार्टर से या फिर जो ऊपर के अधिकारियों से कि आप वहां से छोड़ सकते हैं, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा वहां से मैदान। यही तो शौर्य था, अदम्य साहस जिसको कहते हैं ना, वो यही था
किसी भी क्षेत्र में जो नेतृत्व होता है ना वो अहम होता है, चाहे हमारे देश का नेतृत्व हो, चाहे किसी क्षेत्र का नेतृत्व हो या सेना का नेतृत्व हो। हमारी सेनाएं हमेशा ही, आप जानते हैं भारत की सेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, जो बिना खाना, बिना पानी के, बिना हथियारों के भी लड़ने की क्षमता रखती है। इन्होंने तो 120 का नहीं सोचा कि हम 120 है और वो संख्या में बहुत ज्यादा है? यही तो साहस था कि हम समेट देंगे सब कुछ। अच्छा, बिल्कुल वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने मौका भी दिया था कि भी कोई और भी जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन मैं यहीं तक कर दूं। सहायता भी मांगी थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने ऐसा पता नहीं क्या समझा कि उन्हें सहायता तक नहीं भेजी गई थी। एक वाक्य सुनाती हूँ, मैंने रामचंद्र यादव जी से सुना कि वहां पर एक बार्बर थे और एक सफाई करने वाले जो सैनिक थे वो भाटी जी से मजाक मजाक में शिकायत करने आते हैं कि रामचंद्र जी जो है ना हमें साहब वो नहीं सिखाते बंदूक चलाना, ग्रेनेड्स फेंकना। तो भाटी जी ने उनको कहा कि आप सिखाइए ना इनको। मौका मिला, उनको राउंड फायर करवाए और आप यकीन मानेंगे जब युद्ध हुआ तो उन्हीं बार्बर ने अपने हाथों से 11 ग्रेनेड फेंक के लगभग 150-200 को निपटा दिया था। क्या ऐसा था रेजांगला युद्ध? आखिरी जब उन्होंने ग्रेनेड फेंका तो उनका हाथ ऐसे का ऐसा रह गया था। अच्छा। क्योंकि बर्स्ट आकर उनको लगा था और सब खत्म हो गया था। ऐसे ही मेजर भाटी जी को जब युद्ध लड़ते लड़ते, क्योंकि कई टोलियां बनाई जाती हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, सभी जवानों को ड्यूटी दी जाती है कि आप इसके कप्तान हैं, आप इसके कप्तान हैं, और वो सब कुछ देख रहे थे। रामचंद्र जी जो थे वो सूचना देते थे उनको, साथ युद्ध भी लड़ रहे थे। अंत में जब हरफूल जी शहीद हुए तो उनके शब्द थे कि रामचंद्र जी आप भाटी साहब को दुश्मनों के हाथ नहीं लगने देना। और जब भाटी साहब को वो बर्स्ट आकर लगा तो उनके पेट में असहनीय दर्द हो गया, वो मूर्छित हो गए। तो उन्होंने रामचंद्र जी को कहा कि मेरी बेल्ट खोल दो। अब रामचंद्र जी जो थे बिल्कुल वो कहते ना कि तत्पर, हर चीज में तुरंत रिएक्शन। उन्होंने देखा साहब के कपड़ों में हाथ डालकर कि बेल्ट में से आंत एक तरफ निकली हुई थी, दूसरी आंतें एक साइड की दूसरी तरफ निकली हुई थी, और उन्होंने देखा कि साहब तो चले जाएंगे। उन्होंने साहब को कह दिया कि मैंने खोल दिया आपकी बेल्ट, और ये कहकर वो बार बार मूर्छित हो रहे थे, सांस नहीं आ रही थी, दिक्कत हो रही थी। वो अपने साहब को वहां से उठाकर, अब जैसे ही वो वहां से उठे तो उनकी थोड़ी दूरी पर बंदूकें चल रही थी, तो वो जैसे उठाते तो गोलियां लग जाती उनको। तो वो लुढ़कते हुए 800 फीट नीचे, 800 मीटर नीचे उनको लेकर आए और अंत तक उनके साथ रहे। वो उस समय पे ऐसी घड़ी पहनते थे जो नब्ज से चलती थी। गाड़ी कभी रुक रही थी, कभी चल रही थी, और अंत में उन्होंने देखा ना कि 8:15 बज गए और साहब की आखिरी सांसें। तब उनको छोड़कर वो वहां से निकले, नीचे आए तो एक गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में उनको बिठाया। वो जानते थे कि ये कैप्टन रामचंद्र यादव हैं। वो उनको लेकर गए। उनको लेकर गए तो नीचे उन्होंने अपनी, अच्छा बार बार भाटी साहब एक ही बात कह रहे थे कि आप जाओ और बताना कि हमने जो युद्ध लड़ा है उसकी क्या प्रकाष्ठा रही है, वरना कौन होगा जो बताएगा जाके कि हमने क्या लड़ाइयां लड़ी है। हम गुम हो जाएंगे, यहाँ पर बर्फ की चादरों से ढक जाएंगे, कोई नहीं होगा हमारे शौर्य की गाथाओं को गाने वाला। वो अपने हेडक्वार्टर्स जाते हैं, वहां पर जाके उनको बताया जाता है। एक सैनिक के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता शमशेर जी कि वो सफाई, उनको लग रहा था कि मेरी कहानी समझ रहे हैं लोग, ये नहीं समझ रहे कि मैं इसे जीकर आया हूं, मैं इसे लड़कर आया हूं। सब कोई उनको पागल बोल रहा था कि बड़ा सिनेरियो हुआ 3-4 महीने। अच्छा, 3-4 महीने लग गए? 3-4 महीने लगे इसमें। अब नवंबर से लेकर फरवरी में पहुंची है टीम वहां पर। तो इस 3-4 महीने का जो टाइम निकला ना, उसके अंदर वो सिर्फ उनके इंटेरोगेशन हो रहे थे। दिल्ली हेडक्वार्टर्स में उनको बुलाया गया था। अमेरिकी दूतावास वहां पर बैठे थे, उनके सेना के अधिकारी बैठे थे, ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल सभी बैठे थे।
उनके इंटेरोगेशन होते थे, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती थी, और वो भी सीना तान कर कहते थे कि भाटी साहब का इस समय सांस निकली, वहां पर दस्ताने हैं, वहां पर खून के छींटे हैं, और उससे ऊपर जाकर देखोगे ना तो तुम्हारी आंखें पथरा जाएंगी। इन सब के बीच उनके एक ब्रिगेडियर ने या कर्नल ने उनको कहा, तुम जानते हो तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो सकता है। किसको परवाह थी? जो ऐसी लड़ाई लड़कर आया हो, वो बेखौफ सेना के जवान, उसको डर है क्या किसी चीज का, वो भी नौकरी का या कोर्ट मार्शल का? तो उनके कर्नल ने उनसे कहा कि कैप्टन साहब रामचंद्र, तुम्हारे हाथों में है मेरी नौकरी, क्या तुम जो बोल रहे हो वो स्टेटमेंट सही है? तो बोले साहब चलो सीबीआई ये सब वहां पहुंचे। मतलब उनको ये लग रहा था कि ये जो वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, ये लड़कर नहीं है, अपनी चौकी छोड़कर आ गए और ये कहानी बना रहे हैं, हीरोई हैं, और वो 120 जो थे वो भी भाग गए कहीं, और ये हमें कहानियां सुना रहे हैं। तो जब सीबीआई समेत वहां पहुंचे तो वहां एक गडरिया मिला उन्हें, उन्होंने कहा कैप्टन साहब 13 गाड़ियां चीनी सैनिकों की लाशों की भरकर गई हैं यहाँ से, आप किस मिट्टी के लाल हो जिन्होंने देश के शौर्य को बढ़ा दिया है, हमारा गांव भी बचा दिया है। और जब सीबीआई वाले जाकर वहां देखा तो भाटी साहब उसी पत्थर के सहारे लेटे हुए थे। रामचंद्र जी ने यूं हाथ पकड़ लिया उनका, बोले पहले ये चेक करो स्टेटमेंट में कि मेरे साहब की मृत्यु जो है वो 8:30 बजे हुई है, क्या ये वही खून के छींटे हैं, क्या ये दस्ताने यहीं पड़े हैं? और ये सब जब उन्होंने देखा और चढ़ने लगा, दिल्ली वाले थे सांस फूल रही थी, वैसे जब सैनिकों की सांस फूल रही थी उस जगह पर तो आम आदमी का हालत खराब हो जाती है। और कहते हैं उसके 3 महीने बाद तक बर्फ थी वहां पे, बर्फ पड़ी है, 3 महीने के बाद का ही परिकरण मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सब वहां पर चले तो उनके ब्रिगेडियर साथ थे, उनके ब्रिगेडियर की कहते हैं एक आंख आर्टिफिशियल थी, तो क्या पत्थर की, वो बता रहे थे वो जब वहां पहुंचे स्टेन गन पे ऐसे जो बंदूकें थी उनके ऊपर जो जिन हाथों को ऐसे रखा था उन उंगलियों को काट कर हटाया गया था, बंदूकों को इतनी फ्रीज हो गई थी, बंकर फूटे पड़े थे, चारों तरफ लाशें पड़ी थी बर्फ में ढकी हुई, और इसी बीच वो सिपाही ऐसे जाम हो गए थे जैसे अभी ग्रेनेड फोड़कर दुश्मन के छक्के छुड़ा देंगे। ऐसा दृश्य देखकर ब्रिगेडियर साहब की भी भीतर से, कहते ना अंतरात्मा भर आई, उनकी आंख निकल के वहां जमीन पर गिर गई थी। सीओ साहब ने उठाया, साफ किया, बोले अब साहब ये तो कुछ भी नहीं है, जिस इंटेरोगेशन से जिस स्टेटमेंट से मैं गुजरा हूं ना, जो दर्द मैंने सहा है कि मेरे देश के जवान तो चले ही गए, साथ में मुझे ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है। ये उस सरकार की नाकामी थी जिसको सीना ठोक कर ये कहना चाहिए था ना कि हमारे देश के वीरों ने हमारे भारत के गौरव को बढ़ाया है, वो उसे फाइलों में दबा रहे थे। 3 महीने लग गए सच्चाई सामने आने के, और जिस दिन देश के सामने सच्चाई आई सब नतमस्तक हो गए थे। हर सैनिक जो युद्ध लड़ रहा था उस समय पर वो ये कह रहा था कि मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छोड़ो झुंझुनाओ बार बार। ये जो वाकया रहा, ये जो घटना रही, बहुत ही मतलब आप भी जानते हैं कि किस प्रकार की घटना थी, जिसमें एक अदम्य साहस का परिचय हमारे जो सैनिक थे, हमारे जवानों ने दिया, और हम सैल्यूट करते हैं कि इस प्रकार से इन्होंने जो है अपना बलिदान देकर अपने देश की सेवा की। बाकी आप क्या कहेंगे वो आप भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। डॉक्टर साहब, मैंने सुना कि उसके पश्चात जब वीरता का पता चल गया तो फिर परमवीर चक्र और इस तरह के जो है अवार्ड से सम्मानित भी किया गया सभी को। 1962 के युद्ध के बाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी सैनिक का पार्थिव शरीर उनके गांव, उनके क्षेत्र में भेजा गया था। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था। मेजर भाटी का पार्थिव शरीर उनके गांव में आया। राजस्थान की गलियां क्या, सड़कें क्या, छत क्या, चौराहे क्या, उस वीर को देखने के लिए थम गया था सब कुछ। उसके बाद मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र मिला। बहुत से हमारे जवान थे, उनको वीर चक्र मिले हैं, बहुत सारे सम्मान मिले हैं, मेडल मिले हैं।
रामचंद्र यादव जी को पार्लियामेंट बुलाया गया, बड़े सितारों के बीच में बुलाया गया। एक पत्रकार ने उनसे कहा कि रामचंद्र जी आपके पास 5 मिनट का समय है। उस वीर ने क्या कहा, 5 मिनट में ना मेरी लड़ाई पूरी नहीं होती है, और ये कह के माइक वापस दे दिया। फिर उन्हीं पत्रकार कमांडर ने खड़े होके कहा, बोलिए आप जितना बोल सकते। और 45 मिनट तक नॉन स्टॉप उन्होंने अपना टॉपिक रखा कि कौन से नेता का बेटा सेना में जाता है, कौन से अधिकारी का बेटा सेना में जाता है। हमारे क्षेत्र के वीरों ने भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा शहीद दिए। आपको पता है, मैं अपने बुजुर्गों से सुनती थी कि उस समय बहुत पुराने टाइम में लोग सेना में भर्ती नहीं होना चाहते थे, तब हमारे वीरों ने अपने खून की आहुति दी है। अब ना भाषण चाहिए, ना कमिटमेंट चाहिए, हमें अहिर रेजिमेंट चाहिए। क्या कोई जायदाद मांग ली सरकार से, पैसे मांग लिए, जमीन मांग ली, क्या मांग लिया ऐसा? अरे ये उस वीर का सम्मान है जो इस क्षेत्र ने दिया है उनको। और जब राजपूत रेजिमेंट हो सकती है, पंजाब रेजिमेंट हो सकती है, जाट रेजिमेंट हो सकती है, तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती? और आप देखिए उसके अंदर प्रतिशत जो है हमारे जवानों का वो कितना है। शुरू से लेकर और आज तक ये इतिहास गवाह है कि भारत की सेना के अंदर हमारे क्षेत्र ने जितने वीर दिए हैं इतने कोई दे नहीं सकता। ये यादवों की गर्व है, ये यदुकुल की शान है जो हमने किया है। अच्छा, ये जैसे अहिर रेजिमेंट की बात आ गई, अहिर रेजिमेंट के लिए भी लगातार जो है ना प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते हैं, आंदोलन वगैरह करते रहते हैं अपने यहाँ के। लेकिन अभी एक मूवी आ रखी है 120 बहादुर, शायद आपने उसका ट्रेलर देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन उस मूवी के अंदर रेजांगला की ही कहानी को दिखाया गया है। मतलब वहाँ पर जो घटना घटित हुई थी उसी का फिल्मांकन किया गया अपने आप में। तो उसका नाम है 120 बहादुर। और अभी 2-3 दिन पहले की बात है, पिछले संडे दिल्ली जयपुर हाईवे को भी जाम किया गया था इसी की मांग को लेकर कि 120 बहादुर में जैसे शैतान सिंह जी भाटी हैं, उनका किरदार निभा रहे हैं फरहान अख्तर जी, लेकिन जो 120 बहादुर में जो 120 सैनिक है खास तौर पे, उसमें यहाँ के लोग थे और वो कहीं ना कहीं मेजोरिटी कह लें या फिर शायद सारे ही हों, वो अहीर थे, यादव थे। तो इसलिए इसका नाम वीर अहीर हो, ताकि हमारा जो एक बलिदान था उसको थोड़ी सी पहचान मिल सके। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सारे ही तो अहीर थे। आप शायद ये नहीं जानते कि मेजर शैतान सिंह ये कहते थे, वो दुर्गा माँ की फोटो लगा के रखते थे, वो कृष्ण जी की भी फोटो लगा कर रखते थे, और वो ये कहते थे कि हम भी तो यदुवंशी हैं, हम यदुवंश के ही वंशज हैं। तो अहीर रेजिमेंट हक नहीं है, ये सरकार को बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। नहीं तो सबको लिख दो भारत रेजिमेंट। सरकार ने जो कानून बनाया है, हाँ, भारत रेजिमेंट लिख सकते जो कानून बनाया है, क्या उसमें बदलाव नहीं हुए? इतने कानून बदले गए हैं, इतनी चीजें बदली गई हैं, तो ये भी कर दो। 120 बहादुर मूवी का नाम वीर अहीर हो। वीर अहीर होना उस इंसान के लिए गर्व की बात है जो इस मूवी का निर्माता है, निर्देशक है, होना चाहिए। और क्षेत्र के या कह सकते समुदाय के लोगों को इससे पहचान भी मिलेगी अपने आप में कहीं ना कहीं। अरे जिसको लेकर आप फिल्म बना रहे हो, अगर उसी को पहचान नहीं मिलती है तो आपकी फिल्म बनाना व्यर्थ है। बिल्कुल जायज बात। अच्छा, यहाँ जैसे अभी मूवी आने वाली है, शायद नवंबर महीने के अंदर आएगी, लेकिन अहीर रेजिमेंट और इन दोनों को लेकर हमेशा से मांग रही है। आपको क्या लगता है कि इस समुदाय की या इस क्षेत्र की मांग सुनी नहीं जाती है? समुदाय और क्षेत्र की मांग नहीं है जी, ये पूरा बेल्ट, राजस्थान से शुरू हो जाइए आप, जोधपुर, जैसलमेर, क्या नाम है, अलवर, झुंझुनू, नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, और फिर उधर यूपी की बेल्ट में चले जाइए। इतना सब कुछ आपको सेना में दे दिया। जब कोई सोचता नहीं था सेना में जाने की, तब उस कारगिल युद्ध से पहले तक वो सब भी नहीं मिलता था जो आज के जवानों को मिलता है। उन्होंने तो सिर्फ देश प्रेम, निश्चल देश प्रेम पर जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, ये उनके सम्मान की बात है कि अहीर रेजिमेंट उन्हें मिलना चाहिए। चलिए जी मैम, एक बहुत अच्छी बात लगी कि आपने जो हमारे दर्शकों की कहानी बताई, रेजांगला की जो कहानी। अंत में मैं चाहूंगा कि रेजांगला के बारे में युवा क्या जाने, क्या समझे, क्या प्रेरणा लें, युवाओं के लिए क्या मैसेज है? ये जब हमारे स्कूल होते हैं ना, जितने भी भारत में रहते हैं, यूरोपियन कंट्री तो हम है नहीं, तो भारत की चीजें उनको बताई क्यों नहीं जाती? अपने शहीदों के बारे में उनको बताया क्यों नहीं जाता?
जो सेना पर वीर खड़ा है ना आज, चाहे वो किसी जाति धर्म प्रांत का हो, रेजांगला उसके लिए एक परिचय नहीं है, मतलब एक पराक्रम की प्रकाष्ठा की वो कहानी है जिसको याद करके वो युद्ध में लड़ने जाएगा तो आखिरी सांस तक युद्ध लड़ेगा। पीछे हटने का हमारे भारतीय जवान सोचते नहीं है, क्योंकि जो खून खोल उठता है, हर सेना की टुकड़ी का एक नारा होता है, हर किसी का अलग अलग। रेजांगला का था जय दादा किशन की, यही बोलकर युद्ध लड़ा गया था। और साक्षात आप समझ लिए उस रण क्षेत्र में कृष्ण जी थे, वरना कहां मुमकिन है। कोई सोच क्या, पूरा देश स्तब्ध था, हैरान था, आंखें सम्मान में झुकी थी कि 120 वीरों ने ये सब कर दिया। बस कमी इस बात की है कि लोगों को पता भी पढ़ाया जाना चाहिए। शहीदी दिवस हो, आजादी दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, फिर क्या पढ़ाओगे? कहानियां थोड़ी सुनानी है किसी की, वो सुनाओ जो तुमने सहा है, जो तुमने परचम लहराए हैं, अपने देश के झंडे को ऊंचा किया है, वो सुनाओ ताकि हर उस बच्चे को पता हो कि मैं किस भूमि में जन्म लेकर आया हूं। सही बात है। तो हम आग्रह करते हैं कि जो सरकार प्रशासन और सभी लोग हैं वो इन चीज़ों पर फोकस करें, ध्यान करें कि हमारा जो युवा है उसको रेजांगला और इस तरह की अन्य जो घटनाएं हमारे देश में घटित हुई है उनसे संबंधित पूर्णतः जानकारी दें, उनके बारे में पढ़ाए, ताकि वो सभी अपने इतिहास और अपने लोगों के बारे में जो है जाने और उसके बाद जो है राष्ट्रभक्ति की भावना जो है उनके अंदर जागृत हो। बाकी 120 वीर बहादुर जो हैं उसकी 120 बहादुर जो है उसकी जगह वीर अहीर की मांग चली रही है और अहीर रेजिमेंट की मांग भी चल रही है। आपका क्या कहना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शोभा यादव जो हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इन्होंने इतना अच्छा वक्तव्य रखा, जिस प्रकार से इन्होंने इस कहानी को प्रेजेंट किया, इस घटना को प्रेजेंट किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप अवश्य लिखें। बाकी इस तरह की और प्रेरित करने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी आपको देते रहेंगे। इस सीरीज में भी आपको बहुत सारी आगे हम जो है ना इंटरव्यूज और वीडियोज देने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।